तो आज की ताजा खबर में सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें ये बड़ी खबर इंजमाम उल हक के ताल्लुक से आ रही है। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर इंजमाम उल हक आर्जाए कल्ब में मुब्तला हैं। लाहौर के एक निजी अस्पताल में इंजमाम की एंजियोप्लास्टी की गई। आपको बता दें दिल में तकलीफ के बायस इंजमाम को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। मैनेजर के मुताबिक इंजमाम उल हक की तबीयत अब बेहतर है। मद्दाहों से जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर इंजमाम उल हक की तबीयत के हवाले से है ये खबर। आर्जाए कल्ब में मुब्तला है इंजमाम उल हक। लाहौर के एक निजी अस्पताल में इंजमाम की एंजियोप्लास्टी की गई। दिल में तकलीफ के बायस इंजमाम को अस्पताल में दाखिल किया गया था। उनके मैनेजर के मुताबिक इंजमाम उल हक की तबीयत अब बेहतर है। मद्दाहों से जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील की गई है। आज की ताजा खबर में आगे बढ़ेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज इजाफा हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों ने तकरीबन 22 दिनों के बाद आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है। इसी के साथ डीजल की कीमतों में भी मुसलसल चौथे दिन इजाफा किया गया है। दार हुकूमत दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमतों में 20 पैसे का इजाफा किया गया है। इसी के साथ ही डीजल आज 25 पैसे महंगा हो गया है। साथ ही मुंबई में पेट्रोल 21 पैसे महंगा हो गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL के मुताबिक इस इजाफे के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 39 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल 89 रुपए 57 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 47 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है। वहीं छोटे से वक्फे के बाद फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज सरकारी तेल कंपनियों ने तकरीबन 22 दिनों के बाद इजाफा किया है पेट्रोल की कीमत में। इसी मामले में बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे विनीत, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, हालांकि 22 दिनों का गैप लिया है, लेकिन लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा तो देखा ही जा रहा है। हाँ जी, निश्चित तौर पर सहबा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है वो बढ़ी है, कच्चे तेल की कीमत बढ़ी है, उसका हम असर देख रहे हैं कि आज 22 दिनों बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीजल की कीमत जो है वो पहले में बढ़ चुकी थी, लगातार 4 दिन से बढ़ी हुई है। आज डीजल की कीमत चौथी बार बढ़ी है, लेकिन पेट्रोल की कीमत जो है 22 दिनों के बाद पहली बार बढ़ी है। तो साफ तौर पर जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत जो है वो हमें दिख रही है, जो वो लगातार उसी का असर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो लगातार बढ़ रही है, साफ तौर पर जो कई लोग हैं, कई संगठन हैं, हालांकि कई राजनीतिक दल भी जो है वो मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाया जाए। हालांकि इसको लेकर के जब हमने पेट्रोलियम मंत्री से बात की थी तब उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर सभी राज्य, सभी स्टेट जो है वो सहमत हो जाए तो इसे लाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी बात कही थी कि इसको लेकर के 2 तरह की बातें की जा रही है। राज्य सरकार या कई राजनीतिक दल जो है वो सार्वजनिक तौर पर कुछ और बात करते हैं, और इसके साथ ही साथ जब GST काउंसिल की मीटिंग होती है तब वो कुछ और बात करते हैं, क्योंकि ये जो जुड़ा हुआ मुद्दा है, पेट्रोल डीजल की कीमतों से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है वो राज्य के राजस्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है। राज्य के राजस्व का एक बड़ा भाग जो है वो पेट्रोल और डीजल से आता है, इससे जो टैक्स जुड़े हुए रहते हैं उससे आता है। इसीलिए इसे कोई खोना नहीं चाहता, और इसीलिए जब सार्वजनिक तौर पर अलग बात होती है और जैसा कि पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं, और जब GST काउंसिल की बैठक होती है उस वक्त अलग बात होती है। लेकिन विनीत, ये सियासी मुद्दा तो है ही है, सारी जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो एहतजाज कर रही हैं, लेकिन कीमतों में इतना इजाफे का जो असर है वो सीधा आवाम की जेब पर पड़ता है, तो उनका इस मामले में क्या रद्द अमल है?
आज निश्चित तौर पर आवाम में पड़ रहा है। हालांकि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अगर इसका असर जो है वो आवाम पर पड़ रहा है, लोगों पे पड़ रहा है। और अगर हम देखें पेट्रोल और डीजल की कीमतों से अगर हम देखें तो मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर गुड्स हो या कोई भी चीज हो वो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ मामला होता है। और इसके साथ ही साथ अगर लोग भी ट्रैवल करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ मामला होता है, तो निश्चित तौर पर इसका बोझ जो है वो जनता सीधा पर पड़ता है। हालांकि एक बार एक मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि अगर हमें फ्री वैक्सीन चाहिए, हम लोगों को, गरीब लोगों को या फिर जरूरतमंद लोगों को फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, तो इसकी जो भरपाई है किसी न किसी और को करनी पड़ेगी। हालांकि ये जो तर्क है, इस तर्क की काफी आलोचना हुई, लेकिन कहीं ना कहीं में एक बड़ी बात है यह जो है जिस तरह से डीरेगुलेट किया गया है पेट्रोल और डीजल को, और उसके बाद कहीं ना कहीं जब जैसा ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो लगातार अपोजिशन का एहतजाज भी जारी है, लेकिन उसका कुछ खास असर इस मामले में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि फिर आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। विनीत, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजारती कौंसिल की आज मीटिंग है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस मीटिंग की सदारत करेंगे। मीटिंग पार्लियामेंट के कल्चरल सेंटर में होगी। इस मीटिंग में मुख्तलिफ अहम मसाइल पर गौर व खौस किया जा सकता है। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया है कि आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में भी इजाफा किया गया है, तो ये भी एक अहम मुद्दा हो सकता है इस कौंसिल की मीटिंग में। अब देखना ये होगा कि इस कौंसिल मीटिंग में इस मामले को लेकर बातचीत की जाती है या नहीं। वजारती कौंसिल की मीटिंग होने वाली है, इसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो आपको बता दें, मीटिंग पार्लियामेंट के कल्चरल सेंटर में होगी। इस मीटिंग में मुख्तलिफ अहम मसाइल पर गौर व खौस किया जाएगा। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता जुड़ रहे हैं। अनूप गुप्ता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में किन मुद्दों पर नजर रखी जाएगी? देखिए, आपको बता दूं कि आज लगभग 4 बजे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसे चिंतन बैठक का नाम दिया गया है, ये बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इसमें सभी जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, सभी मंत्री, MOS, कैबिनेट मिनिस्टर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक मंत्रालय के कामकाज को किस तरीके से धारदार बनाया जाए, किस तरीके से और ज्यादा सटीक बनाया जाए, इसको लेकर के इस बैठक में चर्चा होगी। हालांकि आपको बता दूं कि मंत्रालय के कामकाज को लेकर के लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 1-1.5 महीने से लगातार बैठक कर रहे हैं कि किस तरीके से जो मंत्रियों के स्टाफ हैं और मंत्रियों के जो सेक्रेटरी हैं वो किस तरीके से काम करे, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो है एफिशिएंसी बढ़े। तो इन सभी मसलों को लेकर आज शाम 4 बजे बैठक होगी। आपको बता दूं कि कल कैबिनेट की बैठक है, जिसमें जो एक रूटीन बैठक है जो नीतिगत आधार पर जो फैसले लेते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे ने बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग आज 4 बजे मुनक्किद होगी और इसकी सदारत खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। अनूप, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। CPI लीडर और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार और गुजरात के आजाद MLA जिग्नेश मेवानी आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जराये के मुताबिक कांग्रेस लीडर राहुल गांधी दोनों नौजवान लीडरों को तकरीबन 3 बजे पार्टी में शामिल करेंगे। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन इस बारे में कोई मालूमात नहीं है कि राहुल गांधी इसमें मौजूद होंगे या नहीं। आपको बता दें कि हाल ही में कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद सियासी गलियारों में कयास आराइयां तेज हो गई। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि कन्हैया सिर्फ बिहार तक महदूद नहीं रहेंगे, पार्टी उन्हें कौमी सतह पर भी मैदान में उतार सकती है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से पहले कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी ने इंतखाबी हिकमत अमली मुरतब करने वाले प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की है। तो कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी के कांग्रेस में शामिल होने की बात कही जा रही है और आज वो पार्टी में शामिल हो सकते हैं। रवि सिसोदिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं इस मामले पर बातचीत करने के लिए। रवि सिसोदिया, कन्हैया और जिग्नेश मेवानी का कांग्रेस में शामिल होने से फायदा होगा कांग्रेस को? बिल्कुल। देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि युवाओं को लुभाने की कोशिश है और इसी वजह से कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी दोनों को कांग्रेस में शामिल कराया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसमें कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्र ऐसा बता दें करीब 3 से 4 बजे के बीच में कन्हैया कुमार
राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और वहीं पर कांग्रेस के सदस्य डालेंगे और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता या यूं कहे कि जो युवा नेता पार्टी छोड़कर गए थे, जितिन प्रसाद हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, तो उस कमी की भरपाई करने के लिए इस कदम को माना जा सकता है, क्योंकि पार्टी ये देख रही थी कि बहुत दिनों से जो युवा हैं उनकी पार्टी से बाहर जाते, तो ऐसे में इस कदम को जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ चूंकि एक बिहार से आते हैं, गुजरात से आते हैं, तो यही वजह है कि बिहार में भी और गुजरात में भी दोनों जगह संगठन में फेरबदल होने वाले थे और इन दोनों की ज्वाइनिंग की वजह से ही संगठन में जो फेरबदल है वो रुके हुए थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि 3 से 4 बजे का समय है, हालांकि इसकी आधिकारिक सूचना नहीं दी गई, लेकिन 3 से 4 बजे के करीब में उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होगी और उसका तो कांग्रेस सदस्यता ग्रहण करेंगे। बिल्कुल रवि सिद्धू, जिस तरीके से कन्हैया कुमार एक पॉपुलर लीडर माने जाते हैं, वहीं बिहार में जो कांग्रेस के तमाम लीडर हैं उनकी तरफ से कुछ खास रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा है, वो कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे हैं कांग्रेस में कन्हैया कुमार के शामिल होने की बात को लेकर। बिल्कुल, देखिए अमूमन ऐसा होता रहा है कि अगर किसी की ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग के दौरान उस राज्य के प्रभारी जरूर शामिल होते हैं, लेकिन जो वहाँ के प्रभारी हैं भक्तचरण दास, उन्हें इस बात की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि कन्हैया कुमार ज्वाइन होंगे या नहीं होंगे। वही कमोवेश हालात गुजरात के हैं। गुजरात में चूंकि राजीव सातव जो पहले प्रभारी हुआ करते थे उनका इंतकाल हो गया, तो उसके बाद से वहाँ कोई भी अभी तक प्रभारी नहीं बना है, तो दोनों राज्यों में कमोवेश वही हालात थे। हालांकि कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस के अंदर एक धड़ा ये मानता है क्योंकि वो सीपीएम एसीपीआई के हैं और ऐसे में उनको तोड़कर कांग्रेस को शामिल कराना एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा, इसलिए कांग्रेस के लीडर इस पर चुप्पी जरूर साधे हुए हैं। उनका ये कहना है कि उनकी बातचीत राहुल गांधी से सीधे तौर पर हो रही है और उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया के बारे में उनको बहुत ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। वही रवि सिसोदिया, अगर जिग्नेश मेवानी की बात करें तो वो एक दलित चेहरा है, तो क्या कांग्रेस अब असेंबली इलेक्शन 2022 के लिए दलित चेहरे का इस्तेमाल भी मजबूती से करने वाली है? बिल्कुल, देखिए सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस ज्वाइन कराने के बाद इनका जो दोनों चेहरे होंगे इनको प्रचार में इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे गुजरात की क्षमा कीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, पंजाब में हो, उत्तराखंड में हो, दोनों की बात कर दोनों वोकल माने जाते हैं, दोनों एक अच्छे वक्ता माने जाते हैं। चाहे कन्हैया कुमार की बात करें, जिग्नेश मेवानी की बात करें, गुजरात में चूंकि वहाँ पे पूरे संगठन में बदलाव होने वाले हैं, तो ऐसा बताया जा रहा है कि गुजरात के संगठन में भी जिग्नेश मेवानी को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। वही हालात बिहार में भी हैं, क्योंकि बिहार में प्रदेश अध्यक्ष को बदलना है, तमाम जो संगठन उसको फेरबदल करनी है, तो ये माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार को बिहार में भी संगठन में कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है। बिल्कुल, तो तकरीबन 3 बजे के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी और फिर देखना ये होगा कि कांग्रेस को इन दोनों नौजवान लीडर की शमूलियत से क्या कुछ फायदा होता है। रवि, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना में आज भी शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने 14 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। हुकूमत ने इन अजला में मुतालिका महकमों को मुस्तैद रहने की हिदायत दी है। शदीद बारिश के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने आज तातील का ऐलान किया है। सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। आज और कल होने वाले ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। ख्याल रहे कि तूफान गुलाब के जेर बारिश का सिलसिला कल से जारी है। वहीं आंध्र प्रदेश में भी कई इलाकों में आज भी बारिश हो रही है। कई जिलों में सैलाबी सूरत हाल है। मशरकी गोदावरी, मगरबी गोदावरी, विजयनगरम और सिरिकाकुलम में सैलाबी सूरत हाल है। राहत व इमदादी काम जारी है। सिरिकाकुलम में कई गांव जेरे आब आ गए हैं। गांव में बिजली की सप्लाई मुनक़ते हुई है। महकमा मौसमियात ने रायलसीमा और जुनूबी आंध्र में मजीद बारिश की पेशगोई की है। चलिए, तो आंध्र प्रदेश में बारिश की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद एसाक से। एसाक, क्या कुछ सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त आंध्र प्रदेश में? हालांकि कई इलाकों में आज भी बारिश हो रही है। हाँ साहिबा, अभी जो विशाखापट्टनम के जो इलाके में अभी भी बारिश जोरदार चल रही है, वहीं श्रीकाकुलम और विजयनगरम में कई जगह कई गाँव में बिजली ठप हो गई है, जिसे रिस्टोर करने के लिए पूरे 200 के करीब टीम्स को रखा गया है जो कर रहे हैं। पूरी तरह से देखा जाए तो लगभग 700 करोड़ का लॉस होने का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बताया है। वही दूसरी तरफ लगभग जो फसलें जो है ना ज्यादा तरह से बहुत मार खाए हैं। वही ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी में जहाँ कई रिजर्वायर्स में पानी आ गया, जो जिसकी तरफ से जो है ना सैलाब की सिचुएशन है, वही कई गांव में पानी आ गया है, जिसे रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए से जहां उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है।
वही दूसरी तरफ कई जगह पर जो यातायात के लिए भी बड़ी परेशानी हो रही है। विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम के कई देहाती और गांवों के बीच में जो रोड जो है ना, सैलाब के हार तो हो जाने फिर आने जाने के लिए बड़ी परेशानी है। तो ऐसे में जो उन्हें राहत और बचाव कार्य की बड़ी परेशानी हो रही है। तो आज भी सीएम एक रिव्यू करेंगे इसके बारे में पूरे वहाँ जहाँ होंगे। और वही आईएमडी की तरफ से बोला गया कि आज भी कुछ इलाकों में जो है ना बारिश होने वाली है। वहीं काफी बड़े पैमाने पर नुकसान देखा गया है आंध्र प्रदेश में। तो क्या इसहाक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई रिलीफ का ऐलान किया गया है? कल पीएम ने एपी सीएम से बात किया था, तो आज या कल जो प्राइमरी रिपोर्ट आएगी उसके तरफ से जो है ना हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से जो है ना प्राइम मिनिस्टर को लेटर या रिक्वेस्ट लिखा जाएगा, जिन्हें उसके बाद जो है ना सेंट्रल टीम को भी रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आके वो देखें कई जगहों में जहां विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम और ईस्ट वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, ये पूरे जिलों में जो है ना ज्यादा नुकसानदायक है, जहां पानी सैलाब चलिए, तो साइक्लोन गुलाब का असर शदीद तौर पर आंध्र प्रदेश में भी देखा जा रहा है। सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है और अभी भी बारिश की पेशेंटगोई की जा रही है। ऐसा हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा।
न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। माहौलियाती तब्दीली दुनिया के लिए एक चैलेंज है जिससे मुख्तलिफ सतहों पर निपटने की कोशिश दुनिया भर के ममालिक कर रहे हैं। इसी कड़ी में ज़राई शोबे को भी जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की कोशिश भी की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज खास खुसूसियात की हामिल 35 फसलों की किस्मों को कौम के नाम मानून करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ज़रई यूनिवर्सिटी में ग्रीन कैंपस अवार्ड भी तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उन किसानों से भी बातचीत करेंगे जो ज़राअत के लिए नित नए तरीके इस्तेमाल करेंगे। इस प्रोग्राम में वज़ीर ज़राअत नरेंद्र तोमर और छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल भी शिरकत करेंगे। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने श्रीनगर में एक खेल प्रोग्राम में शिरकत की और इलाके के बच्चों के साथ खेल से लुत्फ अंदोज हुए। अनुराग ठाकुर ने बच्चों से बात की, मुस्तकबिल में उनके बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद जताई और बच्चों की हौसला अफजाई की। अपने 2 दिनों के दौरे के बाद अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके कहा कि ये नए कश्मीर का नया ऐलान है। कश्मीर के कदम बुलंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने हम वतनों से कश्मीर आने की अपील की और कहा कि यहाँ की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। अगर बात ने जाना आफरीन सद आफरीन गुलसिता के गुल बदा। वहीं नगमा निगार जावेद अख्तर को वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है। आरएसएस का तालिबान से मुबैना मवाजना के इल्जाम में थाने की एक अदालत ने शो कॉज नोटिस जारी करने का हुक्म दिया था। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जॉइंट सिविल जज की अदालत में आरएसएस के कारकुन विवेक चंपानेकर ने मुकदमा दायर किया है और जावेद अख्तर से मुआवजे के तौर पर ₹1 का मुतालबा किया है। जावेद अख्तर से इसका जवाब 12 नवंबर तक तलब किया गया है। वाज़ेह हो कि इससे पहले मुंबई के एक वकील ने उन्हें एक कानूनी नोटिस भेजा था और उसके लिए माफी मांगने को कहा था। आपको बता दें कि जावेद अख्तर ने मुबैना रिमार्क्स एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए दिए थे। तो जावेद अख्तर के जो रिमार्क्स आरएसएस, इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे इस वक्त जुड़े हैं। प्रशांत पांडे, कई लोग इस मामले को लेकर सामने आ चुके हैं और जावेद अख्तर के खिलाफ कई नोटिस भी जारी हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी थाने अदालत की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 12 नवंबर तक का समय दिया गया है जावेद अख्तर को कि उस पर जो है अपना वो जवाब अदालत में दायर करें। इससे पहले हमने देखा कि पिछले दिनों कुर्ला कोर्ट में जो है एक वकील ने एप्लीकेशन डाली थी और डिफेमेशन का केस जो है जावेद अख्तर के खिलाफ किया गया है, जिसकी सुनवाई जो है 30 तारीख को रखी गई है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जावेद अख्तर ने संघ को लेकर के जिस तरह से तालिबान के साथ कंपेयर किया, उनके इसी बयान को लेकर के तूल पकड़ता नजर आ रहा है मामला। और कुर्ला के बाद अब थाने कोर्ट ने जो है कारण बताओ नोटिस जो जारी किया है और 12 नवंबर समय तय किया गया है जहां पर जावेद अख्तर को अपना जवाब देना होगा। साथ ही जिस व्यक्ति ने ये केस किया हुआ है अदालत में, वो खुद जो है आरएसएस के कार्यकर्ता हैं विवेक चंपानेकर, और उनका ये कहना है कि या तो डिफेमेशन के तौर पर ₹1 उन्होंने मांगा है, साथ ही उन्होंने माफी मांगने की बात कही है और कारण बताओ नोटिस जो अदालत की तरफ से जारी किया। देखना होगा कि जावेद अख्तर इस पर क्या कुछ जवाब देते हैं 12 नवंबर तक। बिल्कुल, तो इस मामले पर जावेद अख्तर का क्या कुछ जवाब रहता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। प्रशांत, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। अब बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने की मांग नहीं की जाएगी क्योंकि किसी चीज की कोई हद होती है। लिहाजा अब खुसूसी दर्जे की जगह हर इलाके में खुसूसी मदद का मुतालबा किया जाएगा। ये कहना है सीएम नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले और बिहार के वजीर विजेंद्र यादव का। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ख्यालात का इजहार किया। विजेंद्र यादव का कहना है कि बिहार को खुसूसी दर्जा दिए जाने की मांग करते करते काफी वक्त बीत गया है। इसके लिए कमेटी भी तश्कील दी गई लेकिन कोई फायदा नहीं
नहीं हुआ। वाज़ेह हो कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार समेत दीगर लीडरान के जरिए मुसलसल मरकजी हुकूमत से बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही थी। गुज़िश्ता दिनों जेडीयू के सदर उपेंद्र कुशवाहा ने भी बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा किया था। अपोजिशन के जरिए भी ये मांग की जाती रही है, लेकिन अब तक मरकज ने इस मांग की तरफ तवज्जो नहीं दी है। बात करेंगे गुलकारा लता मंगेशकर की, तो आज वो 92 बरस की हो गई हैं। हिंदुस्तान पर उनकी आवाज का सहर आज भी तारी है। तकरीबन 7 दिहाइयों से लता मंगेशकर का सुरीला सफर जारी है। अपने तवील करियर में लता मंगेशकर हिंदी, मराठी समेत 20 से ज्यादा जबानें, तकरीबन 50,000 से भी ज्यादा गीत गा चुकी हैं। उनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। उनका असली नाम हेमा मंगेशकर है। उनके वालिद दीनानाथ मंगेशकर भी गुलकार और अदाकार थे, लिहाजा घर के माहौल का असर उन पर भी हुआ। वो गुलकारी की तरफ मायल हुई। उन्होंने मौसीकी की तालीम अपने वालिद से हासिल की थी। 1942 में वालिद के इंतकाल के बाद खानदान की जिम्मेदारी कमसिन लता मंगेशकर पर ही आ गई, लेकिन वो हौसला नहीं हारी। लता ने वालिद के इंतकाल के बाद बाकायदा गुलकारी शुरू कर दी थी। इब्तिदाई जिद्दोजहद के बाद उनकी आवाज ही उनकी पहचान बनती गई। फिर उन्हें मकबूलियत की वो बुलंदी हासिल हुई जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की है और उन्हें ट्वीट करते हुए लिखा है कि लता मंगेशकर की सुरीली आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है। वो हिंदुस्तानी सकाफत के ताईं अपनी आजिज़ी और जज्बे के लिए काबिल एहतराम है। वहीं पीएम मोदी ने लता मंगेशकर की लंबी उम्र और सेहतमंदी की दुआ की है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकती है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपको सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा और ये सब आपके फोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक